मेहनत करना बनता है। बच्चे क्यों डर जाते हो आप लोग डरते इसलिए वो सब 10 मार्क्स में कैसे एग्जाम फेल। एग्जाम की तैयारी बहुत आराम से होगी, धैर्य से होगी। आप क्या करें, आराम से वीडियो को देखें और फिर से आप अप्लाई करें खुद पर। आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है, जिससे आप जितना क्वेश्चन को ज्यादा सॉल्व कीजिएगा आप उतना ही मजबूत। तो अब यूक्लिड विभाजन जो कहता है, ये कहता है कि जो ए होता है वो बी क्यू प्लस आर के बराबर हो। तो अब बनाना आपके लिए बहुत इजी हो चुका है, बस थोड़ा सा ध्यान, तब तक ये प्रक्रिया करनी होती है। इसी प्रक्रिया को हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सबको अपना YouTube चैनल ज्ञान ज्योति कोचिंग सेंटर में स्वागत है। तो दोस्तों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर बने हुए हैं, इसी तरह से बने रहिएगा और पूरी तरह से वीडियो वॉच जरूर कीजिएगा। आप जब तक पूरी तरह से देखेंगे नहीं, आपको ये बात समझ में आएगी नहीं कि टीचर हमें क्या बता रहे हैं और क्या समझा रहे हैं। आई होप हम भी आपके बड़े भाई की तरह हैं, तो आप अपना प्यार दिल बरसाए रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। तो बच्चों, आप लोग मैट्रिक में अच्छे नंबर ला सकते हैं आप इस YouTube चैनल के माध्यम से। यदि किसी बच्चे ने अगर आसपास के एरिया में उनको मन है कि नहीं हम ऑफलाइन से भी क्लास करेंगे, तो आप हमारे ज्ञान ज्योति कोचिंग सेंटर में आ सकते हैं। ये जो पता है आपको, न्यू रॉयल हॉस्पिटल, जो नीचे स्लाइड चल रही है, आप उस पर कॉन्टेक्ट नंबर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो आई होप अच्छे से होंगे। और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग यहाँ वास्तविक संख्या के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि आप लोगों ने जो पहला वीडियो देखा था उसमें हम लोग बेसिक देखा था। हम इसका आइकॉन में डाल देंगे, आप उसको लास्ट में देख लीजिएगा क्या है, कैसे बेसिक वीडियो है, क्या वास्तविक संख्याएं होती हैं, संख्या कैसे बनती है, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, सम विषम क्या होता है, वगैरह वगैरह, ये सारी आप क्वेश्चन वहां पर अच्छे से देख सकते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, आप यहाँ देख रहे हैं चैप्टर वास्तविक संख्या चैप्टर 1 है ना। ये वास्तविक संख्या में हम लोग प्रश्नावली देखेंगे। आज क्या देखेंगे बच्चों? प्रश्नावली। तो बच्चों, आज हम पूरी प्रश्नावली को एक वीडियो में खत्म करने की कोशिश करेंगे। आई होप ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो मैं इसकी 2 पार्ट जरूर बना लूंगा, लेकिन अगर देखेंगे कि अगर एक वीडियो में क्लियर हो जाता है, हम एक वीडियो में आपको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है बच्चों। तो आप जल्दी से, आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, आप पूरी तरह से वॉच जरूर कीजिएगा। एक भी सेकंड स्किप करेंगे आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो आप वीडियो को बिना इसके ये बढ़िया से अच्छे से देखिएगा, ठीक है बच्चों। पूरी तरह से वॉच जरूर कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, तो भी आपके दोस्त हैं वो पढ़ाई अच्छे से कर सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं बच्चों, चलिए आते हैं, देखते हैं। तो देखिए हम लोग एक्सरसाइज आते हैं। तो बच्चों, आप एक्सरसाइज पर देखिएगा, ठीक है। इस एक्सरसाइज में हम लोग जो मसा है, लसा है, उसके बारे में बात करेंगे। ये पूरी बुक ही आपके पास ये बुक है, मुझे अच्छे से पता है कि आपके पास भी ये बुक है, ठीक है ना बच्चों। और अगर आप मैट्रिक में हैं तो जाहिर सी बात है बुक खरीदे ही होंगे, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सरसाइज आ गया है, चलिए थोड़ा सा है, वक्त आ रहा है, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा मुझे भी नहीं पता कितना पेज पर है। हाँ देखिए, ये लिखिए हम लोग का प्रश्नवाली है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रश्नवाली है, 1.1। ये प्रश्नवाली हम लोग का 1.1 पूरी तरह से हम बनाएंगे, अच्छे से समझिए, देखिए, ठीक है बच्चों। तो देखिए, हम यहाँ प्रश्नवाली में सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न हम लोग से क्या बोलता है? तो बच्चे यहाँ पे जो पहला प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एलोग्रिथम, देखिए किसका कहा है बाबू? यूक्लिड विभाजन एलोग्रिथम का प्रयोग करके, है ना, ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो हम लोग का संख्या है, इन संख्याओं को हम लोग यूक्लिड विभाजन से प्रयोग करना है। अब यूक्लिड विभाजन क्या होता है मैं इसमें भी आपको थोड़े से बताता हूँ, लेकिन आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि बेसिक मजबूत रहेंगे तो आप ऑब्जेक्टिव अच्छा नंबर ला सकते हैं, ऑब्जेक्टिव अच्छा नंबर कर सकते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव हो चुका है, और 50% ऑब्जेक्टिव के लिए हमें थ्योरी को भी अच्छे से समझना जरूरी है, जितना कि क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है, ठीक है बच्चों। तो अगर हम बात करें यहाँ पर यूक्लिड विभाजन, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या को भाग करे और उसका रिमाइंडर 0 मिल जाए, है ना, जब वो रिमाइंडर 0 मिलता है, जो उसका न्यूनतम संख्या होती है वही उसका मस्सा कहलाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम मस्सा ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं बच्चों? मस्सा ज्ञात कर सकते हैं।
या हम इसको और भी दूसरे भाषा में बोले तो आप इसको HCF कह सकते हो, HCF ना बच्चों, HCF। अब आप ध्यान दीजिए, HCF ये सर मसा क्या होता है, HCF क्या होता है, क्योंकि आपने पहली बार बात सुना है, क्योंकि आप 10वीं क्लास में हैं। हालांकि आप जब छोटे क्लास में थे तो आप मसा और HCF निकालते थे, लेकिन आपको ये चीज अच्छे से नहीं बताया जाता था। लेकिन ये किस मेथड से प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, है ना। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये कॉमन फैक्टर होता है, सबसे बड़ी छोटी से बड़ी संख्या होती है जो इन दोनों संख्याओं को क्या कर सकता है, विभाजित कर सकता है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। यूक्लिड विभाजन क्या होता है, तो यूक्लिड विभाजन क्या कहता है, तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं यूक्लिड विभाजन हम लोग से क्या कहता है ना। तो यूक्लिड विभाजन के लिए थोड़ा सा हम वक्त लेते हैं आप लोग से, और यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, यूक्लिड विभाजन को दिखाते हैं। क्या आप आपको दिखाना बताना चाह रहे हैं हम लोग, यूक्लिड है ना जी, यूक्लिड विभाजन। ये सर यूक्लिड विभाजन क्या होता है, तो देखो बच्चों, यूक्लिड विभाजन जो है आम शब्द में बोले तो एक तरह से भाग है, जैसे आप भाग करते हैं वो भाग ही है, लेकिन थोड़ा सा क्या है इसमें सर, इसमें थोड़ा सा ना हमें भाज्य के बारे में समझना पड़ता है ना, और भाजक के बारे में समझना पड़ता है, और थोड़ा सा आप ये भी सुने होंगे भागफल, है, भागफल के बारे में समझना पड़ता है, और साथ ही साथ इसके साथ ही साथ हम लोग को एक बार शेषफल का संबंध स्थापित करना पड़ता है। शेषफल, है ना, इसको एक सही क्रम में लाना ही यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का लागू होता है। अब सही क्रम में कैसे लें, तो सर आप बचपन में ही पढ़े होंगे कि सर जब भी हम भाग करते हैं, यानी कि जब भी हम किसी संख्या को भाग लगाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ भागफल आता है और कुछ ना कुछ उसका रिमाइंडर यानी कि शेषफल बच जाता है ना। तो इस शेषफल को आप कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो अगर हम बताएं आपको, तो आप भाग को कुछ इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, भाग का निशान कुछ इस तरह का होता है, आप लोग पढ़ते होंगे, है ना। तो इसमें से सर ये जो बीच वाला भाग है इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बाबू, इसको भाज्य बोलते हैं। और जो ये बाहर वाला जो इधर इस जो बाईं तरफ है इसको आप लोग भाजक बोलते हैं, है ना। और साथ ही साथ जब आप भाग करते हैं, अब भाग करने के बाद जो आपका इधर कुछ मिलता है दाई तरफ, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं ना बच्चों, क्या कहते हैं इसको, भागफल कहते हैं। और साथ ही साथ आप जब इसको शेष, यहाँ जब कुछ ना कुछ एक रिमाइंडर बच जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। बोला हाँ है ना, शेषफल क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, लेकिन याद रखना है शेषफल शून्य हो सकता है लेकिन भाजक से हमेशा छोटा ही होगा, बड़ा कभी नहीं होगा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन में हम लोग को यही सीखना है कि सर इस भाज्य को हमें ए मानना पड़ेगा, और भाजक को हम लोग को बी मानना पड़ेगा, और भागफल को हम लोग को क्यू मानना पड़ेगा, और शेषफल को हमें आर मानना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, और इसी बीच की संबंध के सत्यापित करेंगे हम लोग कैसे, तो देखिए, तो बाबू यूक्लिड विभाजन जो कहता है, ये कहता है कि जो ए होता है वो बी क्यू प्लस आर के बराबर होता है ना। अर्थात हम कह सकते हैं सर ये आर क्या है, तो आइए हम आपको फिर से बता दें। सर ए का मतलब आपको बताएं कोची, तो ए क्या है हम लोग का, भाज्य है, ठीक है बाबू। बी क्या है हम लोग का, तो बी हम लोग का क्या है, भाजक है, ठीक है सर। और क्यू क्या है हम लोग का, तो क्यू हम लोग का क्या है बाबू, भागफल है। और यहाँ जो आर है हम लोग का शेषफल है। लेकिन यूक्लिड विभाजन में एक प्रमेय का बोलता है कि हम जो देखिए यहाँ पर आर जो बताता है हम लोग का, आर क्या बताता है, तो आर हमें ये बताता है कि सर यदि हमें आर को प्रदर्शित करना है तो जो आर का मान होगा वो या तो बी से हमेशा क्या रहेगा, वो छोटा होगा, है ना, या तो बी के बराबर होगा, ठीक है ना। और ये जो मान है इसी को लागू करके हम लोग याद करते हैं, जहां तक कि हम ये भी पता करते हैं कि आर के मान, जो आर का मान है हमेशा क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। यदि जीरो हो जाता है तो पूरी तरह से यूक्लिड विभाजन प्रमेय को लागू करता है। ठीक है बच्चों, तो इस पर आधारित प्रश्न को क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। तो सर ए बराबर बी क्यू प्लस आर आप याद कर लेंगे, और आर का मान बी से हमेशा छोटा होगा, ठीक है, और या तो बराबर भी आ सकता है, लेकिन जीरो के हमेशा बराबर ही रहेगा, ठीक है, जीरो से कभी बड़ा नहीं होगा। ठीक है ना बच्चों, समझ रहे क्या करेगा, अगर बड़ा हुआ तो कहीं ना कहीं कम बेसी हो सकता है, लेकिन 20 भाज्य से हमेशा क्या रहेगा, ये छोटा रहेगा शेषफल। ठीक है ना बच्चों, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन को थोड़े से विस्तार से समझे हैं। क्या यूक्लिड विभाजन कहता है, यूक्लिड विभाजन कहता है कि बी ए जो है बी क्यू प्लस आर के बराबर होता है, ठीक है।
कब तक, जब तक कि r का मान शून्य ना हो जाए तब तक बच्चों। ठीक है, ये बात समझ में आया आपको क्या कह रही हूँ। अब इसको हम अप्लाई आपको गणित में करके दिखाते हैं किस तरह से आपको समझना है। ठीक है बच्चों, आइए यहाँ समझते हैं। तो आप क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर आप लोग का जो पहला सवाल था, आइए हम पहले सवाल को आपको नोटिस करवा दें, थोड़ा सा ध्यान दिलवा दें। पहला क्वेश्चन क्या था, तो देखिए हम लोग के यहाँ पर पहला जो सवाल आप लोग का कह रहा है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही कह रहा है, लेकिन क्या है किसका विधि से, यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम का। किसका प्रयोग करना हम लोग को, यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम। ठीक है, अब विभाजन, यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम में हम लोग को एचसीएफ ज्ञात करना होता है। ठीक है ना बच्चों, आइए एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, इसीलिए आप इस पर आईक्यू जरूर लिख लीजिएगा और अच्छे से इसको प्रैक्टिस करके दीजिएगा। एग्जाम में 100% आने वाला है क्वेश्चन। ठीक है ना बच्चों, आइए तो आइए पहला सवाल आप देख रहे हैं 135 और 225। ठीक है बच्चों, 135 और 225। आइए इसका हम लोग यूक्लिड विभाजन से मसा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मसा निकालते हैं। आइए तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं यूक्लिड विभाजन से 100, पहला सवाल था आपका 125 और क्या था बाबू 235। क्या था बाबू 225 था, सॉरी 225। इसका हमें यूक्लिड विभाजन से क्या निकालना है, मसा निकालना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या काम करना आपको, जब आप सॉल्व कीजिए, जब आप इसको हल कीजिए, तो हल से थोड़ा समझने की चेष्टा कीजिएगा कि सर्वप्रथम आपको कुछ करना पड़ेगा। सर क्या करना पड़ेगा, तो पहले आपको इन दोनों में ए और बी के निर्धारण करना पड़ेगा। सर ए कौन है और बी कौन है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन क्या कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यूक्लिड विभाजन क्या कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि मुझे ए का भी पता लगाना है, सर बी का भी पता लगाना है, क्यू आर तो आप पता ही है कि क्यू और आर को आप क्या कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसमें बच्चों सर ए का काम कौन कर रहा है और बी का काम कौन कर रहा है, तो थोड़ा सा क्या करेंगे, माना के लिखेंगे, माना कि जो बाबू आप लोग का बड़ा इसमें नंबर होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा, जैसे कि इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, क्या 125 या 225। आप यही कहेंगे कि सर यहाँ 225 बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर हम जो बड़ा नंबर है उसको हम मान लेंगे ए बराबर क्या मान लेंगे बाबू 225। ठीक है, और जो छोटा नंबर है उसको क्या मान लेंगे हम लोग, बी 125। बोलिए बच्चों, इतना बात समझ में आया क्या कह रही है। अगर ये बात आपको समझ में आ चुकी है तो अब बनाना आपके लिए बहुत इजी हो चुका है। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वीडियो की स्किप मत कीजिएगा। अच्छे से सीखने के बाद आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग क्वेश्चन लेके कीजिए, आपको बनाने 100% आ जाएगा एक ही वीडियो देखने के बाद। ठीक है बच्चों, आइए तो देखिए सर, हमें कहा गया, चूंकि कहा गया है यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम एलोगरिथम से हम लोग को एचसीएफ या मसा ज्ञात करना है। तो सब पहले यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम क्या कहता है, तो कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर के बराबर होना चाहिए। कब तक, कि जब तक आर का मान 0 के बराबर ना हो जाए तब तक। बोलिए हाँ या ना, तो हमें आर के मान 0 तक लाना है। ठीक है बच्चों, आइए समझते हैं। तो बाबू यहाँ पर इसमें ए का काम किसने किया आपको अच्छे से पता चल गया। इसके लिए क्या कीजिए, आप अपने कॉपी पर थोड़ा सा रफ समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, रफ में समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है बच्चों, आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं कि सर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमें ए और बी को यूक्लिड विभाजन करना है, यानी भाग करना है। तो आप यहाँ पर भाग का निशान दीजिए। ठीक है सर, इसमें बड़ा नंबर क्या है, तो सर इसमें बड़ा नंबर 225 है, तो सर यहाँ अंदर लिख देंगे 225। ठीक है, और सर बाहर छोटा नंबर क्या है इसमें 125, तो छोटे नंबर को कहाँ लिख देंगे, बाहर लिख देंगे 125। क्या भाग कर सकते हैं, तो सर ये कितने बार में जाएगा, तो 125 को जब 225 से भाग करेंगे तो हमको लग रहा है कि 300 लगभग 150 के करीब चला जाएगा, है ना, या यूं समझ लिए 100 200 हाँ 250 के करीब चल जाएगा। यहाँ जबकि कितना है 225 है, तो कम है यहाँ नंबर, जाहिर सी बात है कितने मात्रा में जाएगा, ये 1 मात्रा में जाएगा। जब आप 1 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 225 आ जाएगा। अब भाग लगाएंगे तो 0 5 में से 5 गया तो क्या बचेगा बच्चों, 0 बचेगा। 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर 0 बचेगा, और 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 100। बोलिए हाँ या ना। ठीक है, तो इस तरह जब आप करेंगे
तो अब आपको क्या करना है, ए की जगह वैल्यू पुट करना है। तो सर इसमें से ए कौन सा है, तो आपको बताते हैं सबसे बड़ा वाला ए है। सर ये क्या है, हम लोग का ए है। तो यहाँ ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 225 लिख सकते हैं, ठीक है सर। अच्छा, बी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, 125। तो ठीक है सर, बी की जगह क्या लिखता हूँ, 125 गुने। क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, तो क्यू देखिए, जो रिमाइंडर जो मेरा भागफल बचा है उसको क्यू बोलते हैं। तो क्यू कितना है सर, 1 है। और शेषफल आर कितना है बच्चे, यहाँ पर शेषफल क्या बचा है, 100 बच गया। यहाँ हम 100 लिख देंगे, ठीक है। समझ में आया बात क्या कह रहे हैं, एक स्टेप कर लिया। इसके बाद करना हो गया इजी। सर फिर से यहाँ भाग करेंगे, चलिए फिर से भाग करते हैं ऐसे। जैसे यहाँ भाग करेंगे तो जो ये बाहर है, देख रहे हैं बाहर 125 है, इसको अंदर लिखेंगे यहाँ पर 125। बोलिए कितने बार में जाएगा, ये 100 है, जो 125 कितने बार में जाएगा। तो आप जाहिर सी बात कहेंगे सर ये जो 100 है एक बार में जाएगा 100। बोलिए हाँ है ना, भागा लगा देंगे। तो जैसे ही भागा लगाएंगे तो यहाँ 5 में से 0 गया तो क्या बचेगा यहाँ पर 5, और 2 में से 0 गया तो क्या बचेगा 2, ये हो गया कट हो गया। बोलिए हाँ है ना। तो फिर से इस स्टेप में आपको क्या करना है कि देखना है कि सबसे बड़ा कौन है, 125 ए। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट लॉजिक बता रहे हैं आपको। पहले क्या करें, ये वाला स्टेप को आप यहाँ लिख दें, ठीक है। तो यहाँ 125 है तो आप यहाँ पे भी क्या लिख दीजिए, 125 लिख दिए। और जो ये वाला स्टेप है यहाँ लिख दीजिए बराबर करके, कितना है बाबू, 100 है तो 100। इसके बाद आपको आगे काम करना है। तो आगे हमने एक्स्ट्रा काम किया क्या, ए और यहाँ 25, दो अलग अलग नंबर आया है, ठीक है। तो आप यहाँ क्या करें, गुना 1 कर दीजिए, आप प्लस नीचे का शेषफल बचेगा 25 तो शेषफल 25। आप इस तरह से समझ सकते हैं। समझ रहे हैं बच्चों क्या कह रहे हैं, समझ पा रहे हैं क्या कह रहे हैं आपको। ये आपको करने आ गया तो बहुत ईजी है, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम फास्ट ही बताएंगे, लेकिन जो बच्चे सीख रहे हैं समझ रहे हैं प्लीज पूरी तरह से देखेंगे, ठीक है। अच्छे बच्चों देखिए, अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से भाग करना है सर। तो फिर से इसको ऐसे भाग कीजिए ना। अच्छा ये 100 है तो सर ये 100 कर देंगे। अब 25 के पारा में 100 कितने बार में बाबू, 4 बार में। ये 100 पूरी तरह से क्या हो गया, कट गया। बोलिए हाँ है ना। तो जब ये शेषफल 0 हो गया तो यूक्लिड विभाजन यहाँ रुक जाता है, क्योंकि इसका रिमाइंडर शेषफल 0 बच चुका है। लेकिन जब तक 0 नहीं आता तब तक ये प्रक्रिया करनी होती है। इसी प्रक्रिया को हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो समझ में आ रहा है बात क्या कह रहे हैं। तो हम भाग करेंगे, तो अभी आपको मैंने बताया कि सर इधर वाला बाहर, तो इसमें कौन बाहर आ जाएगा सर, तो ये 100 बाहर आ जाएगा। कौन बाहर आ जाएगा, इसमें 100 बाहर आ गया। तो 100 बाहर आएगा तो यहाँ क्या आएगा, 100 इक्वल टू, अब यहाँ क्या आ जाएगा सर, 25 आ जाएगा। तो यहाँ 25 लिख देंगे गुने 25 को कितने बार पढ़े हैं हम लोग, 4 बार। तो सर 4 लिख देंगे। शेषफल क्या बच गया बाबू, 0 बच गया। जैसे ही शेषफल आपका 0 बचा, जैसे ही आपका शेषफल 0 बचा, ठीक है, तो आपको एक ही बात करना है, अतः एक ही बात करना, अतः मसा। तो मसा कितना निकल गया बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मसा क्या निकल चुका है। तो जो इधर बचा है ना, इधर 0 करने के बाद जो इधर बचा है यही आपका मसा हो गया। तो मसा कितना हो गया बाबू, यहाँ पर 25 आपका मसा हो गया। बोलिए समझ में आया क्या कहते हैं। या आप मसा की जगह HCF भी बोल सकते हैं। तो बोलिए इतना इजी था, थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। समझ में आया बच्चों कैसे बनाना है, आया तो प्लीज एक बार नोट कर लेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इस तरह से आप यूनिट विभाजन में पूरी तरह से एग्जाम में 2 नंबर ला सकते हैं। कुछ भी हार्ड नहीं है, छोटा सा नॉर्मल भाग है, आप बना सकते हैं। बस 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपसे जल्दी बन जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, ठीक है ना बच्चों। चलिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न देख सकते हैं, है ना। दूसरा प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है बाबू। यहाँ दूसरा प्रश्न जो है हम लोग का, यहाँ पर कह रहा है 196 और 38220, ठीक है। 196 और 38220, इसका हम लोग का मसा निकालना है, ठीक है ना। 196 38220, आइए हम लोग करते हैं, सॉरी बच्चों, है ना। चलिए हम लोग करते हैं, एक दूसरा सवाल है 196 और 196 और 38220, इसका करना है हम लोग को। क्या करना है, मसा ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन से। अब सबसे पहले बच्चों क्या बोले, आपको क्या चुनना है, तो सबसे पहले ए और बी चुनना है। क्या चुनना है, ए और बी चुनना है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम ए और बी मान लेंगे, लिखेंगे माना की, ठीक है बच्चों। माना कि ए बराबर क्या है हम लोग का, इसमें सबसे बड़ी नंबर कौन सी है, 38220, तो ए है 38220, ठीक है। और बी क्या है बच्चों हम लोग का, तो बी है 196। बोले हाँ है ना, इतना इजी है, बस थोड़ी सी मेहनत करेंगे ना, बहुत इजी है, ठीक है। तो अब हमें मसा करना है किसके बीच से, यूक्लिड विभाजन से। तो लिख देंगे यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम से। ठीक है बच्चों, तो क्या कहता है, ए बराबर क्या कहता है, बी क्यू प्लस आर ना आर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये बात ये कहता है कौन, यूक्लिड विभाजक। ठीक है, आइए हम इधर रफ करने के लिए बोले थे, रफ कर लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, थोड़ा सा रफ करेंगे ना। आइए, तो यहाँ पर रफ कर रहे हैं, तो बाबू यहाँ पर पहले क्या किए थे, भाग का निशान देना है, हम भाग का निशान दे दिए सर। ठीक है, अच्छा बड़े वाले को कहाँ लिखना है सर, अंदर लिखना है, तो बड़ा वाला क्या है 38,220, लिख देते हैं 38,220। ठीक है, और छोटा वाला पर सर क्या था 196, छोटा वाला भाग लिखना है 196। चलिए इसको हम भाग करते हैं। तो जब बाबू जब इसको हम भाग करेंगे तो देखिए ना, यहाँ 196 है, यहाँ 38,220 है, और जब हम भाग करेंगे तो कितने मर्क में जाएगा, तो देखिए 38,2। ठीक है, तो यहाँ अगर हम 196 को देखिए, आपको समझा रहे हैं, जैसे 196 है, अगर मैं इसको 2 से गुणा करूँ तो 19, देखिए इसको तो ठीक है 19 दुनिया ऐसे 6 देने के 12, 19 9 दुनिया 18 19 और 2 1 3, यहाँ कितना है 392, यहाँ सर कितना है 382 है, तो जाहिर सी बात है ज्यादा नंबर है ना बच्चों। आप जब 2 पर कर रहे हैं तो ज्यादा नंबर है। मेरा कहने का तात्पर्य समझिए ऐसे कि आप 6 को नहीं पढ़िए, आप 19 का पढ़ाता है ना, तो 19 का पढ़ लीजिए। 19 दूनी क्या होगा बाबू 38, 38 एक हाथ से जाए तो 39, देखिए बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है अब पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन आप गुणा कर करके भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लंबी प्रक्रिया होती है। ठीक है बच्चों, तो आप जब 2 बार करें तो 392 आ जा रहा है, यहाँ 382 है, तो कम है ना, तो पहले कितने मर्त में करेंगे, एक मर्त में करेंगे। तो बच्चों जब हम एक मर्त में यहाँ करेंगे तो क्या आएगा 196 आ जाएगा। अब इसको हम काटते हैं, तो 12 में 6 गया तो सर कितना बचेगा, यहाँ 6 बचेगा। अब ये सर 7 बचा, 7 में से 9 है, 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा बाबू, 17 है, और 17 में से 9 जाएगा, क्योंकि देखिए बाबू 8 एक हासिल दे दिया तो ये 12 हो गया, ये बचा 7, तो 7 में से 9 नहीं जाएगा, तो ये हो गया 17। अब 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, तो 17 में से अगर आप 9 घटाएंगे तो जाहिर सी बात है जब 17 रुपए है, आप 9 रुपए खा गए तो आपका कितना बचेगा, यानी कि 8 हो जाएगा, 8 7। ठीक है, 8 बच गया ना, और ये कितना हो गया बाबू, ये 2 बच गया, तो इधर हासिल से 2 बचा, 2 में से 1 गया तो कितना बचा 186। ऊपर से 1 अंक उतरता है सर, 1 अंक उतार दीजिए। बोलिए समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं। अब हमें करना है कितना, 1862 है। ठीक है, तो 196 का कितने बार पढ़ा पड़े, 186 आ जाए, है ना, मतलब 18,602 आ जाए। ठीक है बच्चों, आइए तो हम इसको क्या करते हैं, अब 196 का देखिए 196 को अगर मैं 7 बार पढ़ के बताऊंगा आपको, ठीक है, तो मुझको लग रहा है, देखिए ना 7 एकम 7, 7 एकम 7 बहुत ज्यादा हो जाएगा मुझे लग रहा है, देखिए करके देखते हैं, 6 7 42, ठीक है, 9 7 63 64 65 66 67, 67 क्या क्या आ जाएगा बाबू, 7 आ जाएगा, हाथ में हाथ कितना हो गया आपका 6 बच गया। ठीक है, और 7 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 7 और 6 कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, और 7 और 6 कितना हो जाएगा हम लोग का, 7 और 6 कितना हो जाएगा हम लोग का 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया बाबू 13 72, यहाँ पे क्या 18 82, 18 62, बहुत कम है ना, बहुत कम है। तो हम 7 ना करके अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग, 7 ना करके यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, मान लीजिए कि मैं 9 करता हूँ, ठीक है, 9 कर लेता हूँ, 9 करके देख लेते हैं, तो 9 छक्के क्या हो जाएगा बाबू 54, हाथ में लगा 5, 9 9 81, 81 5 कितना होता है बाबू, तो 81 5 होता है 86, हाथ में लगा 8, और 9 8 क्या होता है बाबू 17, देखिए क्या 17 64 नहीं सर 18 62, बोलिए हाँ या ना, और 19 लेकर तो ज्यादा हो जाएगा, तो थोड़ा कम है ना, इससे थोड़ा कम है ना, कितने बार में ये, तो 9 बार में है सर, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे 9 बार में कर लेंगे, 9 बार में करें तो कितना है भाई 17 64 आया। चलिए घटाते हैं, 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा बच्चों 8 बचेगा। अब ये कितना बचा 15, 15 में से 6 गया तो कितना बचेगा 9, ये सर कितना बचा 7, ये कट हो गया, ये सर कट हो गया, ऊपर से क्या उतरा सर एक 0, ठीक है, क्या उतर गया ऊपर से एक 0 उतर गया, फिर से भाग करते हैं, है ना, फिर से भाग करते हैं। अब 196 का पढ़ा ऐसा पढ़ो कि 980 आ जाए या इससे कम आ जाए, ठीक है। तो सर अगर हमको 196 का पहाड़ा पढ़ना हो और मुझे 180 लाना है, तो सर जाहिर सी बात है यदि मैं इसको क्या करूं 5 बार पढ़ूं तो क्या मेरा कुछ हो सकता है, आइए करके देखते हैं। तो 6 पच्ची 30, 9 पच्चे 45, 46 48, 48 48 के 8, हाथ लगा 3, अब ना 4, 5 गम 5, 5 4 9, देखिए 980 आ गया, कितने बार में बाबू 5 बार में, हम यहाँ 5 बार में कर देंगे तो क्या आ गया 980 आ गया। बोले है ना इजी, ये पूरी तरह से क्या हो गया कट गया, यानी कि हम लोग इंग्लिश द्वारा का प्रयोग कर रहे हैं,
तो देख रहे हैं कि मेरा ए का काम इसमें कौन कर रहा है सर, तो ए का काम कर रहा है 38,220, तो ए की जगह मैं क्या लिख दूंगा 38,220, ठीक है बाबू। अब बी का काम कौन कर रहा है बाबू 196, तो यहाँ बी की जगह क्या लिख दूंगा 196 इंटू क्यू का काम कौन कर रहा है सर, तो जो भागफल होता है वो क्यू होता है, क्यू का काम कौन कर रहा है 195, तो लिख देंगे 195 प्लस शेषफल सर आर यहाँ देखिए कुछ नहीं बचा, तो ये जीरो ही तो बचा है, यहाँ पर जीरो बचा है तो शेषफल क्या हो गया जीरो। अब मुझे बताइए क्या इसका आर का मान जीरो के बराबर हो गया, तो मैं कह सकता हूँ चूंकि जो आर का मान है वो जीरो के बराबर हो चुका है, तो जब से ये जीरो के बराबर हो चुका है तो आप कह सकते हैं सर अतः इसका जो मसा होगा क्या होगा बाबू, मसा क्या होगा, तो मैंने कहा जब शेषफल जीरो आ गया तो मसा इसका क्या हो जाएगा 196, तो इसका मसा क्या हो जाएगा बाबू 196 हो जाएगा। बोलिए अब समझ में आया। हम लोग दूसरा भी क्वेश्चन आप लोग का बनाकर दिखा दिए, आप ऐसे ही मेहनत कीजिए, ठीक है। मैं कब तक ऐसा करता रहूंगा, आप खुद से भी कोशिश कीजिए, आपको एक क्वेश्चन समझ लीजिए और बार बार ऐसे ही भाग की प्रक्रिया करना है, जब ऐसे कर लेंगे तो आपको बनाने आ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों क्या कह रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ आप लोग के लिए तीसरा होमवर्क देना चाहता हूँ, ठीक है बच्चों। मैं आप लोग को यही कहता हूँ कि आप क्या करें, थोड़ा सा मेहनत करें, क्योंकि आप मेहनत करेंगे ना जब भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आप लोग को तीसरा सवाल दिखाते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल क्या देख रहे हैं बाबू, तीसरा सवाल हम लोग का क्या कह रहा है, तीसरा सवाल कह रहा है कि 867 और 225, देखिए ये वाला तो इजी है, क्या बच्चों आप कर सकते हैं। तो आपको तीसरा मैं होमवर्क दे देता हूं, आप कितना बच्चे मेहनत कर रहे हैं, आपके ऊपर भी थोड़ा सा दायित्व बनता है मेहनत करना, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या किया, आपको पहला और दूसरा बना के दिखाया है, आपको तीसरा कोशिश करना है बनाना, ठीक है बच्चों। आप कोशिश कीजिए, नहीं बनता है तो कहिए, मैं एक बार फिर से आपको कोशिश करूंगा, लेकिन वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। सेव जरूर कर लीजिएगा वीडियो को। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो बच्चों अगला सवाल देखिए, दूसरा नंबर सवाल। हम लोग का दूसरा नंबर सवाल क्या बोला गया है, दूसरा नंबर सवाल क्या बोला गया आइए देखते हैं। तो कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक संख्या है। हमको दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अभी पढ़ाया था आपको पूर्णांक संख्या क्या होता है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, दोनों पढ़ाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया धनात्मक विषम पूर्णांक, किसके रूप का लाना है हम लोग को, 6q+1 6q+3 6q+5 का रूप का होता है, ये हमें साबित करके दिखाना है। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, उतना हार्ड नहीं है, आपको क्या करना है, मान लेना है कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या। गौर कीजिएगा कैसे करना है आपको, दूसरे सवाल को ध्यान देंगे। देखिए बच्चों, है ना, दूसरा सवाल आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है बच्चों। आइए दूसरा सवाल, आइए यहाँ पर दूसरा सवाल हम चलते हैं। दूसरा सवाल हम लोग क्या कह रहा है, यहाँ पर हम लोग को मानना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बाबू, मानना पड़ेगा। हम क्या कर देते हैं, आप लिख देते हैं माना कि, ठीक है, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, ठीक है। माना कि हमने क्या किया कि मान लिया कोई धनात्मक पूर्णांक ए कोई संख्या है, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को बाबू नहीं है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कोई माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए तो हमने मान लिया, लेकिन सर इसको किसी ना किसी से भाग करना पड़ेगा ना। जैसे कि आप ए को भाग करते हैं, तो आप ए को जब भाग करेंगे कोई ना कोई यहाँ पर बी होगा ना, तब ना यहाँ क्यू बचेगा, तो शेषफल यहाँ आर बचेगा। जी बोलिए हाँ या ना। तो आपके पास ए तो आपने धनात्मक पूर्णांक मान लिया, ठीक है, लेकिन दर्शाना किस रूप में है, तो कहा है दर्शाने के लिए 6q+1 6q+2 और 6q+, मुझे लग रहा 2 नहीं, आप 3 दिया होगा बाबू, और 6q+5 इसके रूप में हमको दर्शाना है, ठीक है बच्चों। किसके रूप में दर्शाना है, तो इसके रूप में दर्शाना है, ठीक है ना। इसके रूप में हम लोग को क्या करना है, दर्शाना है। तो भाई यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो बी का काम कर रहा है, क्या करता है यहाँ पर 6 बार बार कर रहा है, अर्थात यहाँ पे बी दिया हुआ है, क्या दिया है बाबू, तो चूंकि यहाँ पर हम लोग का बी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 6, समझ में ना कैसे कैसे पता चला कि 6 सर दिया हुआ है, क्योंकि देखिए हर बार ये लिखा है, क्योंकि आप जब बताए थे ना कि आप ए बराबर क्या लिखते हैं, BQ+R लिखते हैं, बोलो हाँ यार लिखते हैं, ए बराबर BQ+R। तो सर ए को हमने धनात्मक पूर्णांक मान ही लिया है, तो सर क्यू के सर क्या है, बी नो है जी। तो यहाँ पे देखिए ना क्यू नहीं है, ये क्यू नहीं है, इसके साथ यहाँ छेद है कि नहीं है, तो हमेशा 6 बोल रहा है, तो हमने
पी को क्या मान लिया, 6 मान लिया, कुछ नहीं किया, जैसा था क्वेश्चन वैसा ही किए हैं हम लोग। समझ में आ रहा है बच्चों क्या कह रहे हैं? इसके बाद हम लोग को क्या करना है, अब रिमाइंडर आर, देखिए यहाँ आर क्या है, कभी 1 है, कभी 3 है, कभी 5 है, अधिकतम कहां तक है, ये 5 तक है। तो मैं क्या करूंगा, इसीलिए मैं कह सकता हूं आर बराबर कभी 0 होने पर, कभी 1 हो सकता है, कभी 2 आ सकता है, कभी 3 आ सकता है, कभी 4 आ सकता है, कभी 5 आ सकता है। अगर हम भाग करेंगे तो सर शेषफल तो या तो 0 आ जाता है आपका, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, कोई भी तो नंबर आ सकता है ना अगर भाग कर रहे हैं तो। लेकिन याद रखना इससे हमेशा छोटा आएगा, हमेशा वो ए से हमेशा छोटा आएगा, यानी कि भाज्य से हमेशा शेषफल छोटा होता है। बच्चों समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर r बराबर मान लेंगे, या यूं कह सकते हैं रखने पर। बोलिए समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? तो चूंकि अब हम एक बात जानते हैं, क्या बात जानते हैं बाबू, यूक्लिड विभाजन जानते हैं हम लोग। क्या जानते हैं, यहाँ पर हम लोग यूक्लिड विभाजन जानते हैं। अब हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये क्या कहता है बाबू, ये कहता है कि जो ए का मान है वो बी क्यू प्लस आर के बराबर होता है। कब तक, जब तक कि आर का मान 0 के बराबर ना हो जाए तब तक बाबू यही काम करते रहना है। बोलो हाँ या ना बच्चों, ठीक है। तो इसी चीज को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा में बढ़ते हुए चलेंगे कि कभी आर बराबर क्या होने पर 0 होने पर, कभी आर बराबर क्या होने पर 1 होने पर, कभी आर बराबर क्या होने पर 2 होने पर, कभी आर बराबर क्या होने पर 3 होने पर, कभी आर बराबर क्या होने पर 4 होने पर। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? लेकिन यहाँ पर कहा कि माना कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक बोला गया है, तो माना कि कोई, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है बाबू, यहाँ पर मानने में हम लोग क्या करेंगे, माना कि कोई विषम, माना कि कोई विषम विषम धनात्मक पूर्णांक के क्या मान लेते, एक विषम पर चेक करना हम लोग को। तो पहले बाबू आर बराबर क्या हो जाएगा, 0। आइए आर बराबर 0 होने पर, बोलिए कितना इजी है ना। तो इसीलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, बी की जगह कितना हो जाएगा बाबू, 6 हो जाएगा। ए की जगह सर क्यू की जगह क्या हो जाएगा हम लोग का, क्यू रहेगा, लेकिन आर की जगह क्या होगा 0। तो हम ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 6 के। इसको समझकर क्या मान लीजिए बच्चों, 1 मान लीजिए। बोलिए समझ में आ रहा बात क्या करें, इसको क्या मान लीजिए आप, 1 मान लीजिए। इतना बात समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल सर, जब समझ में आ रहा है तो मजा आ जाएगा। ठीक है, अब आर बराबर क्या होगा, फिर आर बराबर क्या रख लो, अब आर बराबर क्या रख लो बच्चों, है ना। अब आर बराबर एक बार 0 रखे तो एक बार क्या हो सकता है, 1 होने पर, है ना, 1 होने पर। तो जब आप 1 रखेंगे तो आर का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर चूंकि इसलिए ए का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 का 6 रहेगा बी की जगह, लेकिन क्यू का तो क्यू रहेगा, लेकिन सर आर क्या हो जाएगा हम लोग का 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे कह रहे हैं? रखने नहीं आएगा तो फिर से थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर रखने नहीं आएगा तो एक बार समझ लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो सर ए बराबर, तो बी के जगह हम क्या रखे हैं, तो बी की जगह सर 6 रखे हैं, तो बी की जगह 6 रख लेंगे। सर क्यू तो पहले से रहेगा, और अब आर की जगह हम क्या वैल्यू रख रहे हैं सर, 1 रख रहे हैं। तो आर की जगह हम अगर 1 रखेंगे तो क्या ये इस तरह का एक समीकरण दिखाई दिया, इसको समीकरण क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे, यानी कि 2 मान लेंगे। ए बराबर 6 की प्लस 1। बोलिए समझ में आ रहा बच्चों क्या कह रहे हैं? इसी तरह से बार बार अगर मैं आर का मान रखूं तो मैं करके दिखा देता हूँ, आप क्या है ना कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है बच्चों, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज होंगे ना तो बड़ा दिक्कत होगा ना, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है सर। ठीक है, मेरे रहते हुए आप लोग कंफ्यूज हो जाए फिर तो ठीक बात नहीं है, हम कंफ्यूज होने भी नहीं देंगे आप लोग को। ठीक है बच्चों, चलिए 1 और 2 समीकरण मानने आ गए, यहाँ तक आपको क्लियरिटी है पूरे 100%, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार और चलते हैं। आर बराबर क्या होने पर, इस बार आर क्या मान लेते हैं सर, हमने 0 मान लिया, 1 मान लिया, अब आर बराबर क्या मान लेते हैं 2। तो चलिए आर बराबर 2 होने, जैसे ही 2 करेंगे, जैसे ही 2 करेंगे तो हम लोग का, अब समझ में आ गया ना, ये बार बार रख रहे हैं, तो जैसे ही करेंगे तो हमारे पास, इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, तो बी की जगह सर 6 काम कर रहा है, क्यों ज्यों करते हो, लेकिन आर की जगह क्या काम करेगा यहाँ पर, अब शेषफल क्या बच गया, 2 बच गया था, तो शेषफल की जो इसको समीकरण क्या मान लीजिए, 3 मान लीजिए। ठीक है, फिर आर बराबर क्या होने पर सर, एक बार 2 होगा, अब क्या होने पर सर 3 होने पर।
3 होने पर, ठीक है, 3 होने पर जैसे 3 करते हैं तो a बराबर फिर क्या लिख सकते हैं 6 क्यूब प्लस r की जगह क्या लिख सकते हैं 3। समझ में आया बच्चों? क्या करें, इसको क्या मान लीजिए 4 मान लीजिए। फिर से आगे बढ़ते हैं सर, r बराबर क्या होने पर 4 होने पर। और समझ में आया क्या? एक ही बात को हजार बार लिखने से अच्छा है कि मैं डायरेक्ट बता सकता था ऐसे 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 ऐसे, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते। इसीलिए मैंने क्या किया, आपको पहले लॉन्ग तरीका बताया कैसे आप कर सकते हैं, कैसे आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही r का मान 4 हो रहा है तो आप क्या कह सकते हैं, इसलिए सर a बराबर क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस r की जगह क्या लिख सकते हैं 4। ये 4 समीकरण है, ये समीकरण क्या मान लीजिए, इसको 5 मान लीजिए। फिर से सर अभी तो r तो हमने 3 और 4 तो चेक कर लिया, अभी तो 5 बाकी है ना, तो हम फिर से r बराबर क्या होने पर 5 होने पर या रखने पर भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए आपका क्या वैल्यू हो जाएगा a बराबर तो 6 क्यूब प्लस 5। बोलिए हाँ या ना, इस समीकरण क्या बन गया आपका 6 बन गया। तो बच्चों आप एक चीज गौर किए हैं, एक चीज गौर कर रहे हैं, तो सर क्या गौर करना है, तो देखिए गौर हमें एक बात ये करना है कि आप देख रहे हैं इस समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, 4, 5 और ये 6, ये 6 समीकरण हम लोग को विषम कहा गया है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक चुनना है। इसके रूप में तो 6 की प्लस 1, 6 की प्लस 3 और 6 की प्लस 5 के रूप में चेक करना है। तो क्या इसमें है समीकरण में, देखिए तो हाँ सर, एक सर एक यहाँ पर है, देख रहे हैं, एक सर हाँ सर एक यहाँ पर है ना, हाँ सर, और एक सर कहाँ पर, एक सर यहाँ पर है। देखिए ये विषम है, लेकिन अगर सम कहता तो सम के लिए सर सम नहीं है 6 क्यों, सम है, ठीक है, 2 सम नहीं है, सम है सर। अच्छा ये सम नहीं है सर, 4 सम है, लेकिन विषम पूर्णांक के रूप में कौन है 5, 3, 1, ये विषम पूर्णांक में आया कि नहीं, तो हम क्या कह सकते हैं, अतः समीकरण 2, समीकरण बाबू तो समीकरण कौन सा बाबू 4 तथा समीकरण 6 से हम यह पाते हैं कि हम यह पाते हैं कि से हम यह पाते हैं कि कोई कोई धनात्मक पूर्णांक कोई धनात्मक पूर्णांक किसके रूप का हो सकता है बाबू, तो कोई धनात्मक पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, धनात्मक पूर्णांक है ना, 6 की प्लस 1, 6 की प्लस 3, 6 की प्लस 5 के रूप का हो सकता है। बोलिए बच्चों, प्रूफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ये विषम पूर्णांक हो गया, लेकिन सम पूर्णांक पूछा तो बस ऐसे ही करना है, सब वाला लिख देना। बोले बच्चों समझ में आया? इजी है भारी है, पहले बताइए। इजी है ना, आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, आपको 100% आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मैंने जैसे वादा किया आप लोग से कि आपके मैथ में एक नंबर भी घबराने नहीं देंगे, 100 में 100 आएगा, बस आप मेहनत करते रहें बच्चों। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। एक बार मिला लेंगे आप लोग, आराम से मिला लेंगे। कोई दिक्कत होगा कमेंट करेंगे, हमको नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर दिक्कत लगता है एक दो बार वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं आप लोग। ठीक है बच्चों, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आराम से नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आराम से नोट कर लेंगे, ठीक है ना। अब अगले सवाल पे चलते हैं, आप इसी तरह से कोशिश करेंगे बहुत जल्दी सीख जाएंगे। आइए क्वेश्चन अगले पे चलते हैं। देखिए सर, हमने दूसरा क्वेश्चन तो बना दिया है, दूसरे क्वेश्चन में अभी तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब क्वेश्चन नंबर किस पर आ गया बाबू, 3 पर आ गया है। तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक ऐसा सेना, यानी कि आर्मी की कोई सेना है, उसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है, 616 सदस्य है बाबू। ठीक है, कि टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले, यानी कि एक कतार में 32 वाला सदस्य होना चाहिए ना, तो 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी समान, एक जैसे कहने को तो 616 लोग हैं या आर्मी की सेना है, उनको 32 वाला एक कतार में 32 लोग को लगाना है। ठीक है, तो कह रहा है कि ऐसे कितनी समान समूह वाले स्तंभों को मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, यानी कि कितनी ऐसी लाइनें बनेगी
जिसमें 16 सदस्य हैं, 616 सदस्य हैं, जो जिसमें एक कतार में लगभग कितने आदमी हैं? ठीक है बच्चों, तो आइए देखा जाए क्या वो सदस्य बनेगा जिसमें वे मार्च करना सकते हैं, जिससे वो मार्च कर सकते हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। है क्वेश्चन 616 सदस्य हैं, 32 सदस्य वाला सदस्य बनाना है, तो कितनी कतारें बनेंगी इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। बहुत इजी, यदि हम मसई देखेंगे तो कितने हैं, 32 सदस्य वाले, याद रखिएगा कितने सदस्य इसमें 32 सदस्य हैं, और टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है, 616 सदस्य की संख्या है। ठीक है, एक लाइन में कौ आदमी होना चाहिए, एक आर्मी की लाइन में कौ होना चाहिए, 32 की सदस्य वाली टुकड़ी होनी चाहिए। तो टोटल बच्चे कितने हैं, आइए टोटल, आइए बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर हम तीसरा पर चलते हैं। तीसरा में पहले हम लोग दिया है छाप लेते हैं, दिया है लिख लेते हैं। दिया है कौन चीज, कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 616 सदस्य थे, है ना। हाँ, और परेड करने वाले सदस्य की संख्या कितनी है, सदस्यों की संख्या कितनी है, तो सर कितने सदस्य हैं, तो सर 32 सदस्य हैं। ठीक है, 32 ही था ना, हाँ मुझे लगा 32 ही था बाबू, एक बार देख लेते हैं, है ना, थोड़ा डाउट हो जाए, डाउट क्लियर कर लेते हैं हम लोग, नहीं तो पता चले क्वेश्चन गलत बन गया, है ना। तो अच्छे से हम लोग क्या कहते हैं, डाउट क्लियर करते रहे। हाँ 32 सदस्य वाली है बच्चों, ठीक है ना, 32 सदस्य वाले ही हैं, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो क्या कहता बाबू, ए बराबर BQ प्लस आर, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी इसमें कितनी संख्या है, 616 सदस्य हैं, तो ए की जगह कितना आएगा, 616, 600 क्या जाएगा 16, बी की जगह सर अभी मुझे पता है बी की जगह कितना आ गया 32, मुझे नहीं पता क्यू की जगह क्या होगा, तो मैं भाग करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर 32 को मैं 32 से डिवाइड करूंगा 616, तो 32 दूनी भाई 64 हो जाएगा, 32 से कम 32 हो जाएगा यहाँ पर, 32 से कम 32, तो सर घटाइए ना, थोड़ा घटाइए ना, 11 में से सर 2 गया तो कितना बचेगा 9, ये कितना बचा 5, 5 में से 3 गया तो सर कितना बचेगा 2, ऊपर से उतर गया 6, ठीक है। आइए तो एक स्टेप हम लोग का ये मिला, है ना, अभी और अभी आगे बढ़ सकता है, तो 32 के पारा कितना बढ़े, इतना बार आ जाए या इससे कम आ जाए, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं इसको यहाँ 9 या 27, 8 के 24 और 9 या 27, यानी 9 से मुझे लग रहा है चलना चाहिए, ठीक है, 9 से कर लेते हैं, ठीक है, 9 से करते हैं तो 9 दूनी 18 और 9 या 27 से 28, ठीक है। 16 में से 8 गया तो सर ये 8 बचेगा, ये कितना बच गया, ये 16 में से 8 गया तो 8, ये कितना बच गया बाबू, ये बचा 8, 8 में से 8 गया तो 0, ये कट गया, देखा बाबू ये दोनों तरफ से कट ही जा रहा है ना, इस प्रकार से पूरी तरह से काट देंगे, ऊपर से उतरेगा नहीं, एक स्टेप हम लोग का ये हो गया। आइए यहाँ पे लिखते हैं 32 को किससे गुणा करेंगे, तो 19 से गुणा करेंगे, ठीक है, और शेषफल क्या बच गया सर 8 बच गया ना। मैंने कहा था कि ये वाला पार्टी कहाँ आना चाहिए सर, बाहर आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ गया 32 बराबर ये टर्म कहाँ आना चाहिए सर, यहाँ आना चाहिए 8 गुणा, अब 8 को भाग करना है, ठीक है, भाग कीजिए, बाहर 32 है यहाँ 32 लीजिए, 8 चौके 32 का ये पूरी तरह से कट गया जी सर, तो 8 को 4 से गुणा करेंगे तो 32 आएगा, प्लस शेषफल क्या हो गया 0, तो अगर जैसे ही 0 आ गया तो अतः मैं कह सकता हूँ, अतः मसा जो हम लोग का होगा कितना हो जाएगा, मसा यहाँ पे कितना हो गया बाबू, इधर वाला देखेंगे मसा कितना हो गया यहाँ पे 8, तो अतः क्या बोलेंगे, चूंकि अतः दी गई अतः, सॉरी बाबू, इसलिए यहाँ पर मसा करेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः दी गई सदस्यों की संख्या में कुल स्तंभों की संख्या 8 होगी, ठीक है बाबू। इस तरह से सवाल हो गया, बहुत इजी सवाल था, बहुत आसान था, आप इस तरह से आराम से क्या कर लेंगे, बना लेंगे, कोई इजी है, बहुत इजी आप बना सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं ना बच्चों। चलिए ठीक है, आप तीसरा सवाल भी देख लिए हैं, है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, चौथा नंबर सवाल क्या बोलता है बच्चों, चौथा नंबर सवाल भी आपके लिए बहुत इजी रहेगा, कोई इतना हार्ड भी नहीं है आप जितना सोचते हैं, है ना, बस क्या कहना है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है,
बच्चे क्यों डर जाते हो आप लोग डरते इसलिए वो सब 10 मार्क्स में कैसे एग्जाम करें। एग्जाम की तैयारी बहुत आराम से होगी, धैर्य से होगी। आप क्या करें, आराम से वीडियो को देखें और फिर से आप अप्लाई करें खुद पर। आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है, जिससे आप जितना क्वेश्चन को ज्यादा सॉल्व कीजिएगा आप उतना ही मजबूत होगिएगा। ठीक है बच्चों, आइए चौथा सवाल पे चलते हैं, है ना बच्चों। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप डरिए मत, डरने वाली बात नहीं है, बहुत इजी सवाल है सारे। बस यहाँ जो चौथा सवाल देख रहे हैं आप लोग, यहाँ चौथा सवाल क्या बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यानी कि हमें किस मेथड से बताना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हमें बताना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो हम वर्ग करेंगे, किसी भी धातु संख्या का जो वर्ग करेंगे वो क्या 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, हमें यही दर्शाना है। ठीक है बच्चों, तो इसमें भी देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखा जाएगा 3m प्लस 1 कुछ उसी तरह से है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर वर्ग करना है। क्या करना है बच्चों, यहाँ पर वर्ग करना है। और संकेत के लिए भी थोड़ा सा हिंट दे दिया, थोड़ा हिंट को समझ लीजिए आप भी। यानी कि मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक, हम x ना मानकर हम a मान लेंगे आपके सामने। ठीक है बच्चों, है ना। और क्या तब 3m इसके रूप में हम लोग क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए अब संकेत तो आपको हालांकि जरूरी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन मेन चौथा है कि यूनिट विभाजन प्रमेय का यूनिट विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके ही हमें बताना है कि कोई भी धनात्मक का जो हम वर्ग करेंगे, धनात्मक पूर्णांक का कोई भी जब हम वर्ग करेंगे तो उसे किसके रूप का होना चाहिए, 3m या 3 प्लस 1 के रूप का दिखाना, ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो आइए हम बच्चों शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न। तो ध्यान रखना क्या चीज क्या है, 3m प्लस 3m1। ठीक है ना बच्चों, चलिए कितना नंबर प्रश्न बाबू, चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न देख रहे हैं, कहा गया है कि 3m इसके रूप में बाबू, तो 3m यानी कि 3m और किसी बाबू 3m प्लस 1 के रूप में प्रदर्शित करना है। वो भी क्या कर किसी भी धनात्मक संख्या का वर्ग कर। ठीक है बच्चों, है ना। चलिए ठीक है बच्चों, आइए देखा जाए। तो पहले हम चौथा कर लेते हैं। ठीक है, तो चौथा हम लोग का क्या है, वर्ग करना है। ठीक है ना बच्चों, तो आइए यहाँ पर हम इसका वर्ग करेंगे। तो वर्ग करने के लिए पहले मानना पड़ेगा, तो माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए मान लेते हैं। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, एम है। और बाबू फिर से मैं आपको याद दिला दूं, यूक्लिड विभाजन का प्रमेय याद करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है बाबू, तो ए बराबर क्या कहता है, बी क्यू प्लस आर। तो बताइए ए का तो काम हमने मान लिया कि कोई धनात्मक पूर्णांक एक है, लेकिन सर यहाँ बी का काम कौन कर रहा है, तो सर 3 कर रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर 3 कर रहा है बी का काम, बोलिए हाँ है ना। और क्यू का काम कौन कर रहा है, सर एम कर रहा है। बोलिए समझ में आ रहा बात क्या कह रहे हैं। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए मान लेते हैं। कोई दिक्कत बाबू नहीं ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आइए तो बाबू यहाँ पर हम करते हैं, इसीलिए बी बराबर क्या मान लेते हैं, बी बराबर मान लेते हैं 3। और शेषफल कहाँ तक होगा, तो देखिए बाबू धनात्मक पूर्णांक आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो हमें तो यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक बोला गया है, हमको लग रहा है विषम पूर्णांक होगा। चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना बच्चों। क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग से कह रहा है कि हाँ किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ठीक है, तो पूर्णांक m के लिए है ना थी बाबू, तो धनात्मक पूर्णांक के लेना हम लोग को जो लेना है 3q प्लस 1 3q प्लस 2, इस तरह से हमें लेते चलना है। ठीक है ना बच्चों, आइए तो हमने यहाँ क्या किया, b बराबर 3 मान लिए हैं। कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है। अब r के जगह चूंकि अब आप r भी मान सकते हैं, r बराबर या कभी 0 मान सकते हैं, कभी 1 मान सकते हैं, कभी 2 मान सकते हैं, कभी 3, इस तरह मान सकते हैं। बोले हाँ है ना, तो इतना बराबर रखने पर आप कर दीजिए या यूज कर दीजिए। ठीक है, तो अब क्या कीजिए, अब किस विधि से बाबू, यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कर दिए या परिमेय लिख देते हैं। क्या लिखते हैं बाबू, परिमेय ही लिख देते हैं। ठीक है, परिमेय से तो क्या बोलता है बाबू, ए बराबर क्या बोलता है, बी क्यू प्लस आर। ठीक है बाबू, तो सबसे पहले आर बराबर क्या होने पर, 0 होने पर। ठीक है बाबू, 0 होने पर जैसे ही 0 करेंगे तो ए हमारा हो जाएगा ए बराबर। ठीक है बाबू, इसलिए ए बराबर हो जाएगा, बी की वैल्यू सर कितना यहाँ काम कर रहा है 3, तो 3, क्यू के क्यू, और आर की जगह क्या मान लेते हैं बाबू 0। बोलिए हाँ ना, यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा 3q आ जाएगा। बोलिए हाँ या ना। अब यहाँ 3q क्यू है यहाँ पर बाबू। ठीक है, तो 3q है, तो यहाँ q को क्या मान लीजिए, m मान लीजिए। तो यहाँ हम ये क्या लिख सकते हैं, a बराबर 3m बोल सकते हैं। बोलिए हाँ या ना,
थ्री एम बोल सकते हैं बच्चों? बोले हाँ या ना, क्योंकि हमको दर्शाना है थ्री एम प्लस वन के रूप में। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ थ्री एम? नहीं समझ में आया? तो अब आइए समझिए, पहले इनका वर्ग करना है, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसे हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, आइए होगा बाबू 3q का स्क्वायर। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ए का स्क्वायर ए हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और इसका करूंगा तो 9a स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना? अब मैं 9a स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ बच्चों? मैं 9a स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ बच्चों? ठीक है, मुझे बताइए, मैं क्या 9a स्क्वायर 9q स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ए सॉरी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर बराबर थ्री, कैसे, थ्री क्यू स्क्वायर, क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे? तो जब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर बराबर थ्री, इन टोटल को क्या मान लेते हैं बाबू, इन टोटल को क्या मान लेते हैं हम लोग, एम मान लेते हैं। तो क्या मैं ऐसे थ्री एम लिख सकता हूँ? इसको समझाना, क्या मान लीजिए, वन मान लीजिए। पुनः चलते हैं दोबारा, ठीक है, दोबारा चलते हैं, अब पुनः पुनः करते हैं, आर बराबर क्या होने पर, एक रखने पर, ठीक है बाबू, क्या रख देते हैं हम, एक रखने पर। जैसे एक रखेंगे तो इसीलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, थ्री क्यू प्लस वन। बोलिए हाँ या ना, क्योंकि शेषफल तो वन है। ठीक है बच्चों, अब दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसे ही दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो सर यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो थ्री क्यू प्लस वन का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ठीक से याद है बच्चों। तो इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर बराबर, तो इसका जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो आप अच्छे से पढ़े होंगे कि गुरु जी ए होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है बच्चों, वो क्या होता है, तो ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा वो हो जाएगा बाबू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। बोलिए हाँ है ना, ये फॉर्मूला तो हम पहले से ही जानते हैं। बोलते हो, समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? तो हम क्या करेंगे, यहाँ ए का काम कौन कर रहा है, थ्री क्यू, बी का काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है, ए की जगह थ्री क्यू यहाँ लिख देते हैं थ्री क्यू, ऐसे क्या होल स्क्वायर है तो इसको भी हम होल स्क्वायर कर देते हैं, प्लस बी का काम कौन कर रहा है सर, वन कर रहा है, वन का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस टू, ए का काम कौन कर रहा है, थ्री क्यू, और बी का काम कौन कर रहा है, तो वन कर रहा है बच्चों। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो तीन का स्क्वायर क्या होता है, नौ क्यू स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर एक होगा प्लस प्लस तीन दूनी के छह क्यू। बोलिए हाँ या ना? अगर मैं इसका करूँ तीन का स्क्वायर तो नौ क्यू स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन होता, और तीन दूनी के छह, और छह एकम छह, छवे क्यू हो जाएगा बच्चों। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? अब क्या करते हैं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस वन, ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों। अब मैं क्या करता हूँ, जब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इन दोनों में कॉमन क्या है सर, तो दो ए स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन क्या है सर, तीन कॉमन है, या तीन कॉमन है, यहाँ क्या आ जाएगा, तीसरी का नाम थ्री क्यू स्क्वायर प्लस, इसमें सर कॉमन क्या है ना, इसमें कॉमन क्या है, तो सर इसमें कॉमन है हम लोग का तीन कॉमन है तो दो, तो टू क्यू हो जाएगा। अब कहिए बाबू, ये ज्यो का ये प्लस ज्यो का त्यों। बोलिए समझ में आ रहा भाई क्या करें, कॉमन लिए हैं, जैसे 9 दो गुणा करके तीतरी के 9, ये 9 आ जाता, क्यू स्क्वायर प्लस है तो प्लस दो के सर दो, तीन को मान लिए तो तीन को छह कितने बार में, दो बार में, तो दो क्यू है तो क्यू प्लस ज्यो का त्यों। तो बच्चों इन टोटल को हम क्या मानते हैं, एम मान लेते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर हम क्या करते हैं, इन टोटल को एम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बच्चों, इसको एम मान लेते हैं। तो थ्री इसको टोटल है एम, ये प्लस वन है तो प्लस वन। तो आप क्या देख रहे हैं कि हम इसका जब वर्क कर रहे हैं तो थ्री एम यहाँ थ्री एम प्लस वन के रूप का हो रहा है, देख रहे हैं। तो तब क्या कह सकते हैं, अतः दी गई धनात्मक पूर्णांक है ना, थ्री एम या थ्री एम प्लस वन के रूप का हो सकता है बच्चों। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं, ये हो गया हम लोग का कुछ ही प्रूफ। बोले क्वेश्चन भारी है, कुछ भी भारी नहीं है, अगर आप चाह जाओगे सब कुछ हासिल हो सकता है बच्चों। इस तरह से हम क्या करेंगे, इनका वर्क करके दिखा दिया आप लोगों को, तो कितना इजी था ना, रूप हमने दिखा दिया। देखिए थ्री एम और थ्री एम है ना, देखिए यहाँ पर थ्री एम ए स्क्वायर थ्री एम फॉर्म में हो गया, और ए स्क्वायर किसके फॉर्म में, थ्री एम प्लस वन के फॉर्म, यानी कि वर्क करने पर इस रूप में आ जा रहा है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए बच्चों
पांचवा प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न क्या है। ठीक है, पांचवा प्रश्न अच्छे से देखेंगे हम लोग। पांचवा प्रश्न देखिएगा बच्चों। हाँ, पांचवा देखिए इसे बच्चों, देखिए पांचवा ही हम लोग का आखिरी प्रश्न है। ठीक है ना, ये हम लोग एक चैप्टर का आखिरी प्रश्न है। ये वीडियो हम आप लोगों को कंप्लीट कर दिए, ये घंटे का वीडियो है, लेकिन आप इसको देखने के बाद पूरी तरह से एक पॉइंट एक अच्छे से सीख जाते हैं बच्चों। ठीक है, आइए पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन। देखिए यहाँ पे बाबू पहले जो चौथा प्रश्न था उसमें किसके बारे में कहा था, तो वर्ग के बारे में कहा था। अभी जो पांचवा प्रश्न है किसके बारे में, घन के बारे में कहा है। तो घन किसके रूप में बाबू, 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ये हमसे कहा गया है। तो ये भी हम सॉल्व कर लेते, बहुत इजी है। अब बस वर्ग की जगह घन करेंगे, घन का मतलब समझते हैं ना, क्यूब करना है बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं पांचवा सवाल भी। ठीक है बच्चों, आइए पांचवा सवाल, तो इसमें भी मान लेते हैं, इसमें भी लिख देते हैं, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, माना ये तो क्या मान लीजिए, ए मान लेते हैं, कोई दिक्कत बाबू नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, चूंकि अब यहाँ पे देखा गया 9m के फॉर्म में था, यानी कि बी का जो काम है वो क्या कर रहा है, 9 कर रहा है बाबू। बोलिए समझ में आ रहा है, बी का काम कौन कर 9 कर रहा है। ठीक है ना, और आर, चूंकि आर भी आप मान सकते हैं, आर बराबर क्या, कभी 0 आ सकता है, कभी 1 आ सकता है, कभी 2 आ सकता है, कभी 3, शेष पर कुछ भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। जब आप ए को बी यानी कि 9 से भाग करेंगे, 9 एक कोई संख्या को भाग करेंगे, तो शेषफल 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, कुछ भी शेषफल आ सकता है। लेकिन याद रखना किससे छोटा आएगा हमेशा, बी से कब आता है। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं, तो इस रूप का हो सकता है, आप आगे कह सकते हैं। ठीक ना, तो इसीलिए किस विधि से अब हम क्या कह सकते हैं, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं, या आप परिमेय का बोला है तो परिमेय बोल दीजिए, परिमेय से बोले हाँ या ना। तो क्या बोलता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर बोलता है, कब तक, जबकि आर के मान 0 ना हो जाए तब तक बाबू। समझ में आ रहा क्या कह रहे, बहुत इजी है यार, कुछ भारी नहीं। ठीक है, तो आइए बच्चों, ए है तो मैं ए ही लिखता हूँ। अब आर बराबर क्या होने पर, आर बराबर इसीलिए आर बराबर क्या होने पर, चूंकि चूंकि इसीलिए आर बराबर पहले क्या होता है, 0, 0 रखने पर जैसे हम लोग 0 रखेंगे, ठीक है, तो हमारे पास तो वैल्यू आ जाएगा बाबू, ए बराबर जो हो जाएगा हम लोग का बी। अब बी की जगह सर क्या काम कर रहा है, 9, तो हम 9 क्यू प्लस आर की जगह 0, तो हमें क्या क्या करना है, खत्म करना है। तो मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ, ऐसे ए बराबर क्या, वैसे लिख सकता हूँ, ए बराबर 9 क्यू, बोले हाँ या ना। तो दोनों तरफ क्या कर देते हैं, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, तो दोनों तरफ घन करना है ना, दोनों तरफ घन करने पर जैसे ही घन करेंगे तो बाबू ये हो जाएगा ए क्यू बराबर 9 क्यू का होल क्यू। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए क्यू बराबर 9 का क्यूब, आप ऐसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 9 क्यूब ऐसे लिख सकते हैं। भाई 9 को 3 बार लिखेंगे, आप ऐसे लिख सकते हैं, बोले है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यू बराबर 9 इंटू इंटू इसको लिख सकते हैं 81 ए क्यू, बोलिए हाँ या ना। अब जब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं तो बच्चों आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, जब आप इतना कर सकते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये अच्छे से आ जाएगा बात। ठीक है, जैसे पिछला वीडियो पे देखा है, तो ए क्यू ऐसे कर सकते हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं, ए क्यू बराबर इन टोटल को क्या मान लीजिए, ए मान लीजिए, तो 9m के रूप में नहीं हो गया ये, इस टोटल को क्या मान लीजिए, ए मान लीजिए, तो 9m के रूप में नहीं हो गया। एक चीज हमें ये हो गया बाबू। ठीक है, पुनः कर लेते हैं, पुनः कर लेते हैं, पुनः आर बराबर क्या होने पर बाबू, आर बराबर क्या होने पर, तो पुनः में आर बराबर 1 होने पर, भाई शेषफल 1 भी तो आ सकता है ना, शेषफल 0 के जगह 1 भी तो आ सकता है ना, 1 होने पर। तो इसीलिए ए बराबर क्या लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस आर। तो हमें बी क्यू प्लस आर डाल के ट्रेक करता हूँ, ए का मैं यही लिख सकता हूँ, लेकिन बी का काम कौन कर रहा है सर, बी का काम 9 कर रहा है, 9 लिख सकता हूँ। ठीक है, और क्यूब है, क्यूब प्लस 1 लिख सकता हूँ इस शेषफल की जगह। ठीक है, आर की जगह वो लिख सकता हूँ। अब इनका घन करना है, तो दोनों तरफ क्या करना है, घन करना है, दोनों तरफ घन
करने पर जैसे ही घन करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब बराबर इसका करेंगे तो 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। अब बताइए ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बच्चों। तो देखिए अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं बच्चों, मैं याद दिला दूं आप लोग को कि ए प्लस बी का कोई आप लोग से होल क्यूब पूछता है तो आपको बताना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। बोलिए बच्चों सारी है। आप ऐसे भी टर्म में लिख सकते हैं, बोलिए कुछ हार्ड भी नहीं है। आप इसको याद नहीं है तो आपको ये वाला याद जरूर होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। बच्चों समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं। आप इसकी जगह ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ए प्लस बी का होल क्यूब करना तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, है ना। तो बताइए ए क्यूब है तो ए क्यूब बराबर, अच्छा ए का काम कौन कर रहा है सर, इसमें 9 कर रहा है तो 9 क्यू का होल क्यूब हो जाएगा प्लस, सर इसमें बी का काम कौन कर रहा है तो बी का सर काम कौन कर रहा है, इसमें बी का काम कौन कर रहा है तो एक का क्यूब हो जाएगा प्लस, ऐसे ही 3 है तो सर 3, ए का काम कौन कर रहा है 9 क्यूब, बी का काम कौन कर रहा है 1 सर, ठीक है। देखिए देखिए अभी गड़बड़ हो रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी है तो ए स्क्वायर यानी कि इसका हमको क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, और बी का काम 1 करा फिर प्लस 3, अब ए है तो सर ए का काम 9 क्यू कर रहा है और बी का काम सर कौन कर रहा है एक का स्क्वायर है तो एक का स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ रहा बच्चों क्या कह रहे हैं, ठीक है। आप आराम से समझिएगा ए क्यूब बराबर इसको क्या लिखा 9 का क्यूब, आप 9 का क्यूब करेंगे, अभी 9 का आपने क्यूब किया था, 9 का क्यूब क्या होता है 81, 81 गुने 9 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 81 गुने 9 तो 9, 81 गुने 9 8 72 यानी 729 हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा बच्चों, ठीक है। प्लस ए का क्यूब 1 होता है प्लस यहाँ देखिए 81, 9 का स्क्वायर 81, 81 तिया करेंगे तो 81 3 हो जाएगा 384, नहीं 81 तिया कितना हो जाएगा ठीक है 24 यानी कि अब इसको 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 81 को जब आप 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ठीक है 24 यानी 243 क्यूब स्क्वायर आ जाएगा। बोलो बच्चों समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं, प्लस ऐसे ही 9 तिया 27 क्यूब हो जाएगा। बच्चों समझ में आ रहा क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होगा और 9 तिया 27 एक से गुणा करेंगे तो 1027 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ए क्यूब है तो यहाँ ए क्यूब लिख सकते हैं। अब देखिए अब इसको सीधा लिख सकते हैं, मैं कैसे लिख सकता हूँ तो 729 क्यूब प्लस 243 क्यूब स्क्वायर प्लस 27 क्यूब प्लस 1। अब बताइए इनमें कॉमन क्या है सर तो 9 कॉमन है, ठीक है। कॉमन क्या बाबू तो पहले हम लिख देते हैं ए क्यूब बराबर, इसमें कॉमन क्या है सर तो 9 कॉमन है तो इसको कैसे लिख सकते हैं 9 कॉमन लेते हैं क्या बचेगा तो सर 81 क्यूब बच जाएगा। इसमें से अगर मैं 9 कॉमन ले लूं तो जाहिर बात इसको 2 बार लिख रहे हैं तो 9 कॉमन लूंगा ना मैं तो मेरा बच जाएगा यहाँ पर, इसमें से अगर 9 मैं 9 कॉमन ले लूं तो मेरा बच जाएगा यहाँ पर 9 9 क्या 27, मेरे यहाँ पे 27 बचना चाहिए जहां तक उम्मीद है, ठीक है। 9 9 27 क्यूब स्क्वायर बच जाएगा, इसमें से 9 को माने तो 9 तिया 27 3 क्यूब बच जाएगा, ठीक है बच्चों। आइए प्लस 1 के 1 छोड़ दिए तो बच्चों जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए क्यूब बराबर 9 टोटल टर्म को क्या मानिए टोटल को क्या मान लीजिए आप एक मान लीजिए, यहाँ m अब प्लस 1 है तो 1। देखिए बाबू ये भी कुछ इसी के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए हाँ या ना। तो ऐसे ही हम लोग दूसरा कर लेंगे, ठीक है। अब r बराबर क्या रखने पर 2 रखने पर, इस तरह जब r का मान आप रखेंगे r बराबर क्या होने पर 2 रखने पर, तो ऐसे ही जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका a बराबर क्या आ जाएगा 9m प्लस यहाँ 2 का क्यूब क्या होता है लास्ट का 2 का क्यूब क्या हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। अच्छा चलिए मैं करके दिखा देता हूँ, आप उठा उठा करके दिखा दे, चलो करके दिखा देते ठीक है। तो a बराबर क्या लिख सकते हैं तो सर b क्या काम कर रहा है 9, क्यू है तो क्यू आप प्लस आर की जगह 2 आ गया। अब दोनों तरफ क्या करेंगे बाबू तो दोनों तरफ घन करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे तो दोनों तरफ घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, घन का मतलब बाबू होता है क्यूब, ठीक है। तो घन करने पर जैसे ही आप क्यूब करेंगे तैसे हो जाएगा ए क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। बोलिए समझ में आ रहा बात क्या कह रहे हैं। जैसे ही आप ये क्यूब करेंगे ना बच्चों, जैसे ही आप ये क्यूब करेंगे ना बच्चों, आपको कुछ नहीं ज्यादा मेहनत नहीं करना है, आपको जैसे ही आपने ये क्यूब किया ठीक है
आई होप कि आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि आपने इधर ऑलरेडी पहले ही देख लिया, ठीक है ना। आइए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको जब मैं क्यूब करता हूँ, ठीक है, तो जब मैं इसका क्यूब किया हूँ तो मेरे पास ए क्यूब बराबर क्या आ गया, तो ए प्लस बी का होल क्यूब, फिर से फॉर्मूला को बैठाना है। तो ए का काम ए क्यूब, बी का काम बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी थ्री ए बी स्क्वायर, ऐसे बैठाएंगे। तो इसमें ए का काम कौन कर रहा है, तो सर ए का काम 9 क्यू कर रहा है, यहाँ लिखेंगे 9 क्यू का होल क्यूब प्लस बी का काम कौन कर रहा है सर, दो, दो का क्यूब प्लस सर थ्री ए भी होता है तो थ्री, सर ए का काम कौन कर रहा है 9 क्यू, तो 9 क्यू का होल स्क्वायर इंटू बी का काम कौन कर रहा है, दो कर रहा है सर, फिर प्लस थ्री गुने 9 क्यू इंटू बी का काम कर रहा है दो का स्क्वायर। चलिए समझ में आ रहा क्या करें, बस फॉर्मूले पर हम बैठाते चले जाए बच्चों, ज्यादा हार्ड नहीं है, आपने मतलब का हार्ड समझते, लेकिन हार्ड ये है नहीं, ठीक है। आइए, तो ए क्यूब है तो मैं ए क्यूब कर सकता हूँ, 9 का क्यूब जब करूंगा, अभी यहाँ पे 9 का हमने क्यूब किया, तो आप ऐसे क्या करें ना, 9 का जब क्यूब कीजिए तो आप यहाँ 9 का क्यूब करेंगे ना, तो 700 क्या आया था 29, एक क्यूब स्क्वायर क्यूब आ जाएगा, प्लस दो का क्यूब होता है 8 प्लस इसको जब करेंगे तो 81 81 81 आ जाए, 81 में और 3 से गुणा कहते तो 243 आया था, और 243 को जब 2 से गुणा करेंगे आपका आ जाएगा 3 दूनी के 6, 4 दूनी के 8 और 2 दूनी के 4 ना, ये आ जाएगा 486, यहाँ क्यूब स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। जब इसको करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 12, 12 नामा 108 आ जाएगा, 108 क्यूब आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब जैसे ही ये करते हैं आप लोग, तो यहाँ ध्यान दीजिए ना, ए क्यूब है तो आप यहाँ ए क्यूब तो लिख सकते हैं, है ना। अब ये क्यूब वाला पहले सब काट दीजिए, तो 729 क्यूब है, 729 का क्यूब का होल क्यूब है, अब प्लस इसके बाद कौन है 486, तो 486 क्यूब स्क्वायर है, फिर प्लस सर क्या इसके बाद 108 क्यूब है, 108 क्यूब लिख सकते हैं, अब प्लस क्या बच गया सर 8 बच गया, ये वाला 8 जो बचा वो लिख दिए, ठीक है। इसके बाद आप क्या कीजिए, इनमें देखिए कॉमन क्या है, तो जब आप ए क्यूब कर रहे हैं तो इसमें कॉमन दिया, तो आप 9 का कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचता था 81 क्यूब स्क्वायर क्यूब बचेगा, प्लस इसमें जब आपने 9 का कॉमन ले लिया, ठीक है बच्चों, किसका कॉमन ले लिया आप 9 का कॉमन ले लिए, तो जैसे ही आप 9 का कॉमन लिए तो आपका कितना बचा था 9 का कॉमन लिया तो 27, 27 के पहाड़ अगर हम 2 बार पढ़ दे तो कितना हो जाएगा, 27 दूनी क्या होता है 56, 27 दूनी क्या होता है 56, 56 क्यू आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 56 क्यू स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर जब 108 में 9 कॉमन लेंगे तो 4 4 3 12, तो सर यहाँ पर क्या आएगा 12 क्यू आ जाएगा, बोलिए हाँ या ना, आइए प्लस 8 जम का टेम छोड़ दीजिए, ठीक है बच्चों। तो आप देख रहे हैं ए क्यूब बराबर ये 9 का 9, इन टोटल को क्या मान लीजिए आप m मान लीजिए, आप प्लस यहाँ 8 है तो 8, आप यहाँ तीसरे बार में भी देख रहे हैं तो कुछ यहाँ पर पहली स्थिति में 9m, दूसरी स्थिति में 9m प्लस 1, तीसरी स्थिति में 9m प्लस 8, अर्थात हम कह सकते हैं अतः दी गई धनात्मक पूर्णांक संख्या में हम 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप में क्या कर सकते हैं बाबू, लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल समझ में आया क्या कह रहे हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से पूरी चैप्टर खत्म हो चुका है, ये इसमें 5 प्रश्न थे, 5 प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए, ठीक है, क्योंकि आपका दायित्व बनता है कि आप हमें सहायता करें, और मैं भी आपके पूरी तरह से, पूरी हमारी टीम आपकी मदद करेगी, ठीक है बच्चों। जितने भी बच्चों को दिक्कत होगा प्लीज आप इस चैनल के माध्यम से जुड़कर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप आज के क्लास इतना ही छोड़ते हैं, जय हिंद बच्चों, शुक्रिया, अगली वीडियो में आप लोग से मिलते हैं, धन्यवाद, ठीक है बच्चों।